गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपवर्तन के जो उदाहरण कर रहे थे उनमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं तारों का टिमटिमा। दूसरा उदाहरण है तारों का आकाश में टिमटिमा। तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते रात्रि के वक्त? देखिए इसका कारण क्या है। अगर सीधा सा आंसर दें तो आंसर क्या है इसका, अपवर्तन की घटना के कारण जो तारे हैं वो रात को टिमटिमाते हैं। लेकिन होता क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है, जो हमारी पृथ्वी है इसके आसपास जो वायु का घनत्व है वो अधिक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है, वायु कम होती जाती है। तो जब प्रकाश है, जब प्रकाश अलग अलग माध्यमों से होता हुआ जो तारे दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है, अलग अलग माध्यमों से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, जिसके कारण उनका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और इस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रीजन जो वायुमंडल है उसमें वायु की जो परतें हैं वो अलग अलग घनत्व की, कहीं पे सघन है वायुमंडल, कहीं पे विरल है, जिस वजह से जो प्रकाश है वो अलग अलग माध्यमों से होता हुआ हमारी आंखों तक पहुंचता है। जिससे जब ये माध्यम अलग अलग होंगे तो अलग अलग माध्यम में जब ये प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और जिस वजह से जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पहला उदाहरण, काफी बार क्वेश्चन आता है, कारण बताइए कि रात्रि में तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं। सीधा सा आंसर है, किस वजह से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन की घटना की वजह से तारे रात में टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, अगला उदाहरण है सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त, ये कहते हैं हम सूर्योदय से पूर्व, पहले और सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। इस वजह से अपवर्तन की घटना की वजह से। कौन सी घटना होती है, अपवर्तन। कैसे होती है समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। यहां पे आप हैं, ये अभिलंब लेके चले क्षैतिज, ये सूर्योदय से पहले ये सूर्य की स्थिति है। सूर्य, अब देखिए जब पृथ्वी पे आप खड़े तो पृथ्वी के निकट जो वायु का घनत्व है वो कैसा होता है, घनत्व अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं घनत्व कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। जब सूर्योदय होता है तो जो प्रकाश की किरणें यहां पे आ खड़े, इसको विलंब को आपकी सीध में ही बना देते हैं। ये है जब आप खड़े हैं ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। अब देखिए माध्यम, सघन माध्यम से कहां पे जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे विचलन क्या हो रहा है, सघन से कहां पे आ रहे हैं, विरल में आ रहे हैं। तो जो अभिलंब है इसकी तरफ प्रकाश की किरण थोड़ी सी झुक जाती है, जिस वजह से हमें ये सूर्य, ये तो है वास्तविक सूर्य, वास्तविक स्थिति, और ये वाली है हमारी आभासी स्थिति।
पास जाता है, जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व कम होता चला जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही हैं और उस वजह से उनका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। और इस अपवर्तन की घटना के कारण जो वास्तविक स्थिति है उससे हमें पहले सूर्य दिखाई देता है। कौन सी घटना के कारण? अपवर्तन की घटना के कारण। और ये सूर्य की दिशा में कितने डिग्री का आभासी विस्थापन तो होता है? आधे डिग्री का। कितने डिग्री का आभासी विस्थापन होता है? आधे डिग्री का, अर्थात आधे डिग्री का सूर्योदय के समय और आधे डिग्री का सूर्यास्त के समय। तो कितनी होगी टोटल? आधा प्लस आधा 1 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो हमें सूर्य 4 मिनट अधिक दिखाई देता है। तो जो आभासी विस्थापन है सूर्य का वो कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। डिग्री में बताएं तो 1 डिग्री का। आधा डिग्री सूर्योदय के समय और आधा डिग्री सूर्यास्त के समय। और ये पूरी घटना किस वजह से होती है? अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट। इसी प्रकार से हम अपवर्तन के 1-2 उदाहरण और बता सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि ये घटनाएं किसके कारण होती हैं। इसी प्रकार ले लेते हैं, ये घटना है जल से भरे पात्र के पहले का ऊपर उठा दिखाई दे। देखिए क्या होता है। कोई भी बाल्टी ले लें, इसको हम जब जल से भर लेते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं नीचे की ओर, तो ये जो पहला है ये क्या दिखाई देता है? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हमें ये लगता है कि ये यहीं पे ऊपर है, यहाँ की बजाय कहां पे दिखाई देता है? ऊपर दिखाई देता है। जब देखते हैं तो हमें ये ऊपर दिखता है, लेकिन जब अपवर्तन की घटना आती है तो ये पहला थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। और ये सारी की सारी घटना किसके कारण है? अपवर्तन के कारण होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जल से भरे पात्र के पहले का ऊपर उठा दिखाई देना कौन सी घटना पर निर्भर करता है? कौन सी घटना पर निर्भर करता है? अपवर्तन की घटना पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं। ये है जल से भरे बीकर या कोई पात्र है, बीकर में किसी छड़ या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये घटना भी किसके कारण होती है? ये सारी घटना भी अपवर्तन के कारण होती है। और क्या है इसका कारण भी? अपवर्तन। कौन सी घटना है? अपवर्तन। ये कोई बीकर है, जल से भरा हुआ, जैसे इसमें हम पेंसिल डालें ये तो ये जो पेंसिल है ये यहां से थोड़ी सी ऐसे दिखाई देगी, इस तरह ये हमें ऐसा लगता है कि ये जो छड़ है या पेंसिल है कैसे टूट रही है, यहां से या मुड़ी हुई है। ये सारी की सारी घटना कौन सी प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, अपवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण हमें इसकी परिभाषा याद करनी है। क्यों?
नेक्स्ट टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन में काम आएगा। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ढंग से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रांतिक कोण की परिभाषा याद होनी चाहिए। किसे कहते हैं क्रांतिक कोण? देखिए इसकी परिभाषा, आपतन कोण का, कौन सा कोण लेना है हमें? आपतन कोण लेना है। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? अपवर्तन कोण किसे लिखते हैं? R से। R बराबर 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? अपवर्तन कोण अर्थात R बराबर 90 डिग्री हो जाए, तब उस समय आपतन कोण कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर से परिभाषा सुन लीजिए, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस समय आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और देखिए क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, इसे समझने से पहले हमें डायग्राम बनाना है। हमने एक पाथ लिया, बड़ा सा पाथ लिया, और इसे हमने जल से भर दिया। इससे भर दिया है, जल से भर दिया है। एक तो ये 1 2 3 4, हमें और आवश्यकता हो तो बना लेंगे या 5 बना लेंगे। 5 अभिलंब बना लेंगे। अब क्या करना है? इन अभिलंबों के ऊपर नीचे से ये कोण आपको करना है। कितने का? 50। कितने का है? 50। ये क्या हो गया? ये बढ़ा है। अब कितने का कर दिया? 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, 60 डिग्री, 70, इसी प्रकार से हम कोण का मान बढ़ाते चले जाते हैं। और एक ऐसी कंडीशन आती है, जब तक करते हैं ये कर दिया हमने 80 डिग्री का और बढ़ा दिया, तब ये क्या हो जाता है? इधर आ जाता है। एक और बना लेते हैं, डिफाइन बना लें। तो ये आ जाता है यहाँ पे तो 90 डिग्री आ गया। अब ये वापस इस में आ जाता है, सघन माध्यम से गया और टकराने के बाद कहां गया? वापस से सघन माध्यम में आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? I बराबर हो गया IC। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे I और IC में एक ऐसा संबंध है, हमें ये बताना है जो I है, इंसिडेंट कोण है, वो बड़ा है। देखिए ये बड़ा है इस वाले कोण से, I बड़ा है IC से। अब देखिए इस पूरी घटना से हमें बताना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले जब कोई प्रकाश की किरण, क्या? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहाँ पे जल भरा हुआ है तो ये माध्यम कैसा होगा? ये माध्यम है, ये माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। ऊपर क्या है? खाली अर्थात वायु है, और वो माध्यम कैसा होगा? विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से कहां जाती है? विरल में, तब उस समय जो आपतन कोण का मान है,
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, ये आपतन कोण रहा और ये क्रांतिक कोण रहा, इससे बड़ा हो जाए, तब जो प्रकाश की किरण है उन्हें उसी माध्यम में लौट आती है। क्या करती है? जो किरण है वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तब अपवर्तित किरण, ये जो किरण जा रही थी, अपवर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, और प्रकाश की ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्लियर है? जैसा कि परिभाषा से ही हमें पता चल रहा है, इसके लिए आवश्यक शर्तें बताएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब कब लागू हो सकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, यहां पे दो शर्तें, दो कंडीशन लागू होती है। प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। पहला है, प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से कहां पे जानी चाहिए? विरल माध्यम में जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सघन से सघन में जाए या विरल से सघन में आए। कंडीशन यहाँ पे लागू है, जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से कहां पे जानी चाहिए? विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, पहली कंडीशन। नंबर 2, जो आपतन कोण का मान है, जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से सदैव बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, वरना घटना घटित नहीं होगी। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, वरना ये घटना घटित नहीं होती। अब हम यहाँ पे नोट डालते हैं और यहाँ पे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करते हैं। देखिए, तो अपवर्तनांक NWA क्या है? NWA, या नोट डाल देते हैं, पहले नोट डालें। और स्नेल का नियम में याद है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हम पढ़ा चुके हैं। आपतित कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और उस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए स्नेल का नियम क्या है। अपवर्तनांक किसे लिखते हैं? n से। क्या है हमारे पास? W2A, पानी से, वाटर से एयर में जा रहे हैं, सघन से विरल में जा रहे हैं, ये बताना है NWA बराबर किसके है? साइन I अपॉन साइन R। क्या है? साइन I बराबर साइन R। और यहाँ पे जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की थी तो I किसके बराबर आया था? पहले सेकंड लास्ट जो डायग्राम बनाया था उसमें I बराबर हो IC के, तब जो R का मान था वो किसके बराबर आ गया था? 90 डिग्री के बराबर आ गया। जब I का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो जो अपवर्तित कोण है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। डायग्राम से देखा था। तब क्या जाएगा हमारे पास? NWA बराबर साइन IC अपॉन साइन R की जगह 90, चूंकि साइन 90 इसके बराबर होता है 1 के,
किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? NWA बराबर sin IC अपॉन 1। किसी भी संख्या में एक भाग देते तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो NWA बराबर sin IC, एक तो ये निकाल सकते हैं या NWA है इसे NAW में परिवर्तित करें तो ये किसमें आ जाएगा? 1 बटा में आ जाएगा। तब हमारे पास क्या बनेगा? NAW बराबर 1 अपॉन sin IC। ये रिलेशन आ जाते हैं दो हमारे पास, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये सूत्र है हमारे पास, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। जो हीरे का अपवर्तनांक पता रखा है वो कितना है? 2.4। क्वेश्चन है हमारे पास, हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है 2.42। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना। क्रांतिक कोण कितना सही? हम जानते हैं n बराबर NAW बढ़ाता है या नॉर्मल रूप में ले n बराबर 1 अपॉन sin IC। हमने sin IC का मान निकाला, क्या चाहिए? ये सॉरी IC का मान हमें फाइंड आउट करना है। तब क्या मान आता है उसको इधर ले जाए, इसको इससे नीचे। तो sin IC बराबर 1 अपॉन n या sin IC बराबर 1 अपॉन n का मान कितना है? 2.42। तब sin IC का मान कितना आ जाएगा? sin उधर लेके आएंगे तो sin इनवर्स में आ जाएगा 1 अपॉन 2.42। क्या आ जाएगा? sin इनवर्स 2.42 और जब 1 को इससे डिवाइड करते हैं 2.42 से तो क्या वैल्यू आती है? sin इनवर्स 0.413। अब हमें ये sin के टेबल में देखना होता है कि 0.4132 की वैल्यू कितने पे आती है, और ये लगभग 24.4 डिग्री पे आती है। ये साइन के टेबल में मिल जाएगा हमें। इस साइन के टेबल में 0.4132 0.413 का